2008 में मुंबई पर जो हमला हुआ वो सिर्फ गोलियों और धमाकों की कहानी नहीं है। नहीं, इसकी कहानी तो शुरू होती है 7 साल पहले, एक साजिश से। एक ऐसी साजिश जिसमें दोस्ती थी, धोखा था और थी बेइंतहा नफरत। तो चलिए आज इसी साजिश की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तारीख थी 26 नवंबर 2008। घड़ी में बज रहे थे रात के 9:15। सोचिए जरा, मुंबई की वो रात। सड़कों पर वही जानी पहचानी रौनक, वही शोर। शहर अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। और फिर अचानक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का वो बड़ा सा हॉल एक गोली की आवाज से गूंज उठता है। अजमल कसाब और उसका साथी अपनी AK-47 से वहां मौजूद निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बस चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये एक ऐसी कहानी है जिसे खून और धोखे की स्याही से लिखा गया था। लेकिन इस पूरी तबाही के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा हुआ था। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए थे। सवाल ये था कि आखिर कैसे 2 करोड़ लोगों का ये शहर पूरे 60 घंटों तक सिर्फ 10 आतंकवादियों का बंधक बना रहा। इस कैसे का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पीछे चलना होगा, पूरे 7 साल पीछे। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के एक मिलिट्री कॉलेज से। 2 लड़के, 2 दोस्त, दोनों की दोस्ती यहीं परवान चढ़ी। एक आगे चलकर बना एक डॉक्टर और दूसरा बना दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक। तो बात है 1971 की। तहव्वुर राना और दाऊद गिलानी दोनों इसी कॉलेज में मिले। राना एक होनहार, डिसिप्लिन्ड कैडेट था। वहीं गिलानी, क्योंकि उसका कनेक्शन अमेरिका से था, वो हमेशा थोड़ा अलग थलग ही रहता था। खैर, कॉलेज के बाद दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं। राना एक इज्जतदार डॉक्टर बन गया और गिलानी, वो अमेरिका जाकर ड्रग्स और क्राइम की दुनिया में उतर गया। लेकिन फिर आया साल 2001। गिलानी का तस्करी का धंधा चौपट हो गया और तब उसने एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रास्ता चुना, और वो रास्ता जाता था लश्कर-ए-तैयबा की ओर। मतलब सोच कर देखिए, दोनों की दुनियाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था तहव्वुर राना, कनाडा में एक कामयाब इमिग्रेशन बिजनेस चला रहा था, एक शरीफ इज्जतदार जिंदगी। और दूसरी तरफ दाऊद गिलानी, जिसका नाम FBI की फाइलों में एक ड्रग तस्कर के तौर पर दर्ज था। वो अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देना चाहता था, एक ऐसा मकसद जो बहुत खतरनाक होने वाला था। और यहीं से दाऊद गिलानी के बदलने का वो सफर शुरू होता है, जिसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा-मोटा अपराधी अब लश्कर-ए-तैयबा का सबसे कीमती, सबसे घातक हथियार बनने जा रहा था। देखिए, ये बदलाव कोई अचानक नहीं हुआ। ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा था। सबसे पहले लश्कर के सरगना हाफिज सईद ने गिलानी को चुना। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकी जैसा दिखता था, बोलता था। उसका अमेरिकी पासपोर्ट, उसका अमेरिकन एक्सेंट, ये उसे एक ऐसा हथियार बनाते थे जिस पर कोई शक ही नहीं कर सकता था। इसके बाद उसे पाकिस्तान में सालों तक जबरदस्त ट्रेनिंग दी गई। फिर 2005 में उसने कानूनी तौर पर अपना नाम भी बदल लिया। दाऊद गिलानी अब बन गया डेविड कोलमैन हेडली। और आखिरी काम, अपने पुराने दोस्त राणा के बिजनेस का इस्तेमाल करके मुंबई में घुसना। लश्कर की ट्रेनिंग, आप समझ लीजिए, एक तरह की फैक्ट्री थी। एक ऐसी फैक्ट्री जो आम लड़कों को कट्टर आतंकवादी बनाने का काम करती थी। पूरा सिस्टम 4 स्टेज में बटा था। पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, फिर उन्हें हथियार चलाना सिखाया जाता, तीसरे स्टेज में उन्हें गुरिल्ला लड़ाई और बम बनाने में एक्सपर्ट बनाया जाता, और आखिर में जासूसी और कैसे बचकर निकलना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती। अजमल कसाब इसी फैक्ट्री से निकला एक प्रोडक्ट था। अब डेविड हेडली अपना काम शुरू कर चुका था। एक अमेरिकी बिजनेसमैन और टूरिस्ट का चोला ओढ़कर उसने 2006 से 2008 के बीच भारत के 9 चक्कर लगाए। सोचिए, वो मुस्कुराते हुए वीडियो बना रहा था, GPS से लोकेशन मार्क कर रहा था, और हमलों को अंजाम देने के लिए एक-एक दरवाजे, एक-एक खिड़की की जानकारी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेज रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया। हेडली की बनाई हुई वो खूनी योजना अब हकीकत बनने वाली थी। चलिए एक बार फिर लौटते हैं नवंबर 2008 की उस रात में, जब मुंबई ने 60 घंटों तक जहन्नुम को अपनी सड़कों पर देखा।
26 नवंबर रात 9:15 बजे हमला शुरू हो चुका था। मुंबई पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, लेकिन सच तो ये था कि दुश्मन की तैयारी कहीं ज्यादा थी। जब तक अगली सुबह दिल्ली से एनएसजी कमांडो पहुंचे, तब तक आतंकवादी शहर की कई अहम जगहों पर अपनी पकड़ बना चुके थे। अगले 60 घंटे मुंबई की सड़कों पर एक खुली जंग चलती रही, जो 29 नवंबर की सुबह आखिरी आतंकवादी के मारे जाने के साथ ही खत्म हुई। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। 10 आतंकवादियों को 2-2 की 5 टीमों में बांटा गया। हर टीम का टारगेट पहले से तय था। सीएसटी स्टेशन, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय होटल और नरीमन हाउस। मकसद साफ था, एक ही वक्त पर शहर में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैलाना, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। इस दहशत के बीच बहादुरी की भी कई मिसालें देखने को मिली। ऐसी ही एक मिसाल थे एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। ताज होटल में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने साथियों को बचाने के लिए उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जब ये 60 घंटे खत्म हुए तो जो नुकसान हुआ था वो बहुत बड़ा था। कुल 166 जानें गईं। इनमें आम मुंबईकर थे, हमारे सुरक्षाकर्मी थे और कई विदेशी नागरिक भी थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 166 जिंदगियां थीं, 166 कहानियां थीं जो उस रात खत्म हो गईं। गोलियों का शोर तो थम गया था, लेकिन अब एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी, जांच की लड़ाई। अब पता लगाना था कि इस भयानक साजिश के पीछे आखिर कौन लोग थे। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। और फिर जांच में वो ब्रेक थ्रू मिला जिसका सबको इंतजार था। गिरगांव चौपाटी पर मुंबई पुलिस ने एक आतंकवादी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। आतंक के खिलाफ लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा पल था, क्योंकि इसने साजिश के सारे दरवाजे खोल दिए। कसाब का मुंह खुलना था कि एक एक करके सारे राज सामने आने लगे। उसने माना कि वो पाकिस्तानी है, कि उसे लश्कर तैयबा ने ट्रेनिंग दी है। उसने ये भी बताया कि कैसे हमले के दौरान पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर उसे फ़ोन पर लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उसने ज़कीउर रहमान लखवी जैसे मास्टरमाइंड्स का नाम भी ले लिया। अब जांच सीधी साजिश के सरगनाओं तक पहुंच चुकी थी। और फिर इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा किरदार सामने आया, डेविड हेडली। अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। ये दिखाता है कि वो कैसी डबल लाइफ जी रहा था। दुनिया की नज़रों में वो एक पढ़ा लिखा कामयाब अमेरिकन बिजनेसमैन था, लेकिन असल में वो लश्कर का टॉप जासूस था और मुंबई हमले के पूरे प्लान का आर्किटेक्ट। इस हमले ने जख्म तो बहुत गहरे दिए, लेकिन ये मुंबई के उस जज्बे को तोड़ नहीं पाया जिसके लिए वो जानी जाती है, बल्कि उसे और मजबूत कर दिया। तो सवाल ये है कि इस हमले के बाद क्या बदला, इसकी विरासत क्या है? 26/11 भारत के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। इसके बाद देश के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ओवरहॉल किया गया। क्योंकि आतंकवादी समंदर के रास्ते आए थे, इसलिए कोस्टल सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया गया। एनएसजी को दिल्ली से आने में वक्त लगा था, इसलिए देश के अलग अलग शहरों में एनएसजी हब बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया और आतंक से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल एजेंसी एनआईए बनाई गई। कोशिश यही थी कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। लेकिन शायद सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात ये थी कि 60 घंटे की उस तबाही और खून खराबे के बाद मुंबई रुकी नहीं। वो शहर जो कभी नहीं सोता, वो अगले ही दिन फिर से अपने काम पर लौट आया। ये मुंबई का जज्बा था, इसने हार नहीं मानी। ये हमला तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी यादें और इसके सबक आज भी हमारे साथ हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करते हैं कि आज के ज़माने में जब खतरा छिपा हुआ हो, जब दुश्मन एक दोस्त, एक टूरिस्ट या एक बिजनेसमैन का नकाब पहनकर हमारे बीच घूम रहा हो, तो फिर सुरक्षा की असली कीमत क्या है और हम उसे कैसे चुकाते हैं?